अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, आज संडे का दिन है, वैसे भी हमारी ऑफिशियल छुट्टी होती है, लेकिन आज का मसला यह है कि हमारे यहाँ जलगांव शहर में 3 दिन का लॉकडाउन भी सख्ती के साथ लग गया है। तो आज हमारे जो वीडियो एडिटर है अरुण इंगले साहब, वो भी आज ऑफिस में नहीं आए हैं। लेकिन आज की मैंने सोचा हूं कि आप लोग हजारों की तादाद में देखते हैं, खबरों का इंतजार करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज बगैर साइड में फोटो लगाए, बगैर एडिट किए के कम से कम आपको जो मुल्क के हालात है वो आप तक पहुंचा दूं और कुछ अहम खबरें सिर्फ आप तक यूं समझिए कि बयान कर दूं। इसलिए मैं डायरेक्ट आज बगैर एडिटिंग के आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर मुंबई से आ रही। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि मुंबई में जिस तरीके से आग लगी थी कि पूरी तरीके से भांडुप का जो मॉल है वो पूरी तरीके से वहां पर दुकानें यूं समझिए कि जलकर खाक हो गई थी। भांडुप आग लगने पर यह भी माना जा रहा है कि वहां पर जो मॉल है उस मॉल में तकरीबन 11 लोगों की जान गई है। तो इसी को लेकर अब खबरें आ रही है कि पुलिस ने वो अस्पताल जो वहां पर था मॉल में, जो तकरीबन 100 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल था, वहां पर आग लगी जिसमें 11 अफराद जलकर मरे हैं। इसको लेकर अब मामला गरमाया हुआ है। अब म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई ने 15 दिनों में तहकीकाती रिपोर्ट मांगी है। वहीं पर खबरें आ रही है कि विद्वान बिरादरान पर केस दर्ज कर लिया गया है। सनराइज अस्पताल इंतजामिया और मॉल्स के जिम्मेदारान विद्वान भाई दोनों फरार है। पुलिस के मुताबिक आग पहले मंजिल से लगी थी और उसके बाद आग ने तीसरी मंजिल पर वाक़े जो कोविड अस्पताल बनाया गया था उसको भी अपनी जद में ले लिया था। और ये आग इतनी भयानक थी कि 11 अफराद जलकर यूं समझिए कि मर गए हैं। आइए, ऐसी ही दूसरी बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे में एक यूं समझिए कि मार्केट है जिसे फैशन स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। वहां पर भी जबरदस्त आग लगी है। फायर ऑफिसर जो है, फायर ऑफिसर प्रकाश, ये खुद इस आग में यूं समझिए कि इनकी भी मौत हो गई है। फैशन स्ट्रीट जो पुणे की मशहूर मार्केट है, जुमे की रात, गुज़िश्ता कल का ये वाकया, परसों का ये वाकया बताया जा रहा है कि जुमे की रात पुणे के कैंप इलाके में वाक़ फैशन स्ट्रीट मार्केट की दुकानों में खौफनाक आग भड़की। यहां बड़े और छोटे कपड़ों की तकरीबन 450 दुकानें हैं। जी, ऐसी सूरत हाल में जो छोटे बड़े छोटे कपड़ों की जो दुकानें हैं एक दूसरे से बिल्कुल लग कर है, मुंसलिक है। ऐसी सूरत हाल में मार्केट की दुकानों में आग तेजी से फैल गई। 400 के करीब दुकानें मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। कल तक जहां आलीशान दुकानें थी, अब सिर्फ उस मार्केट में राख का ढेर नजर आ रहा है। वाकई का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि फायर ब्रिगेड के एक अफसर प्रकाश जख्मी हुए थे। आखिर उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जुमा की रात देर गए फैशन स्ट्रीट मार्केट के दुकानों में आग भड़की और कई किलोमीटर दूर से शोलों को, आग के भड़कते हुए शोलों को देखा जा रहा था। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर ऐसी ही नई दिल्ली से आ रही है कि नई दिल्ली में फलस्तीन के यौम लैंड के मौके पर नई दिल्ली में मुनक्किद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए साबिक मेंबर पार्लियामेंट केसी त्यागी ने कहा कि भारत हमेशा से फलस्तीन की आजादी के हक में रहा है। इस प्रोग्राम, इस तकरीब का एहतमाम जामिया नगर दिल्ली में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जिसमें साबिक मेंबर पार्लियामेंट केसी त्यागी और साबिक वजीर ममलिकत बराए उमूर खारिजा MJ अकबर और सहाफी अब्दुल माजिद निजामी बतौर मेहमान खतीब शिरकत दाई मदऊ थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उस वक्त साबिक मेंबर पार्लियामेंट केसी त्यागी ने कहा कि फलस्तीनी बिरादरी दुनिया की सबसे मजलूम बिरादरी है, सबसे मजलूम कौम है। उन्होंने मजीद कहा कि फलस्तीन 3 नस्लों से खैमों में बम बारूद के साये में फलस्तीन की 3 नस्लें परवान चढ़ी है। केसी त्यागी ने कहा कि एक वक्त था जब भारत के वजीर आजम
पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक फलस्तीन से जज्बाती ताल्लुकात रखते थे। फलस्तीनी तहरीक के रहनुमा यासिर अरफात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब यासिर अरफात ने अमेरिका, इजरायली खुफिया एजेंसियों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास किया तो भारत का सफारत खाना इसका महफूज तरीन पनाहगाह था। लेकिन आज का हाल यह है कि इस वक्त फलस्तीनी बिरादरी दुनिया की सबसे मजलूम तरीन कौम है। मैं अक्सर अपने खबरों में कहा करता हूं कि इजराइल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट और आतंकवादी है जो फलस्तीनी कौम और फलस्तीन पर लगातार जुल्म करता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, ऐसी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हां, बड़ी खबर यह आ रही है कि गुज़िश्ता कल बाकायदा एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में वहदत इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने अज़मत कुरान सेमिनार में खिताब करते हुए कहा कि अदालत को कुरानी आयात में तरमीम और तंसीख का कोई हक नहीं है। अदालत या सरकारी मिशनरी मुस्लिम दुश्मनी में अगर कोई फैसला करती है तो फिर उसे इसका खमियाजा भुगतना होगा। अगर मुसलमान अपनी नस्लों के दीन इस्लाम पर कायम रखना चाहते हैं तो इसके लिए मुसलमानों को कुछ ना कुछ बुनियादी फैसले करने पड़ेंगे। इस जमीन पर जो हालात मुसलमानों के खिलाफ पैदा किए गए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कुरान के खिलाफ साजिशें आम हो रही है। जिस तरह से वसीम रिजवी ने कुरानी आयात को खारिज करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, इसको लेकर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि अदालत को, किसी भी अदालत को कुरानी आयात में तरमीम और तंसीख का कोई हक नहीं है। नाज़रीन, ऐसी बड़ी खबर इस वक्त जमीयत उलमा से दिल्ली से प्रेस रिलीज के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमें भेजी है कि सीतापुर लौ जिहाद मामले को लेकर जमीयत उलमा ने मुदाखलत की थी और कोर्ट में गई थी। और इस वक्त बड़ी खबरें आ रही है कि 2 खवातीन समेत 6 मुल्जिमों की जमानत मंजूर हो गई। लेकिन फिर भी मौलाना अरशद मदनी साहब ने साफ तौर से कहा कि हम जमानत से मुतमईन नहीं है, मुकदमा खारिज होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के कस्बे के लौ जिहाद मामले में गुज़िश्ता 4 महीने से जेल में कैद 6 मुल्जिमीन जिसमें 2 औरतें भी शामिल है, उनको गुज़िश्ता कल उनकी जमानत मंजूर हुई। लेकिन जमानत पर भी हजरत मौलाना अरशद मदनी ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हम मुतमईन नहीं है जमानत से, ये तो मुकदमा ही खारिज हो जाना चाहिए था। आइए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी के एक मंत्री है, एक वजीर है सुरेश राणा, और एक विधायक है रुकन असेंबली संगीत सोम। इनके खिलाफ जो केस दर्ज था वो वापस कर ले लिया गया। यूपी हुकूमत के मुल्जिम वजीर सुरेश राणा और रुकन असेंबली संगीत सोम के खिलाफ मुजफ्फरनगर फसाद मामले में दर्ज केस को वापस लेने की मंजूरी दिए जाने के बाद गुज़िश्ता कल अदालत ने दोनों के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का हुक्म दे दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी डेंजर और कितनी खतरनाक खबर यह है कि मुजफ्फरनगर फसाद के जो मुल्जिमीन हैं उसको उत्तर प्रदेश की हुकूमत यानी योगी सरकार पूरी तरीके से इनको बचाने की कोशिश कर रही है। और ये बड़ी खबर आई है कि अब तो बाकायदा कोर्ट ने भी मुकदमा खत्म करने का हुक्म दे दिया। ऐसी ही एक बड़ी खबर आ रही है कि इस्मत दरी के इल्जाम में एक स्वामी, एक बाबा, स्वामी चिन्मयानंद, आपने नाम सुना होगा, स्वामी चिन्मयानंद पर एक तालिबान ने इस्मत दरी का मामला दर्ज करवाया था। लेकिन अब खबरें आ रही है कि अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद को भी बरी कर दिया। तालिबा से इस्मत दरी का जो मामला था, अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया। जुमा के रोज उनको बड़ी राहत दे दी गई। मीडिया जराये से मिल रही खबरों के मुताबिक एमपी है, एमएलए कोर्ट ने चिन्मयानंद को इस्मत दरी मामले में बरी कर दिया है। इस्मत दरी के इल्जाम में चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिल गई है। नाज़रीन, ऐसी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र से कोरोना को लेकर। जी हां, कोरोना को लेकर महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि अब मुंबई में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, ऐलान कर दिया गया। 15 अप्रैल तक होटल, क्लब,
पब सब बंद रहेंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। शादी में 50 अफराद की इजाजत और जनाजे में 20 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। मुल्क की कई रियासतों में एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं पर नई दिल्ली से भी खबर आ रही है कि एक दिन में कोरोना के 62,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पर यह भी खबर आ रही है कि मशहूर बॉलीवुड के अदाकार परेश रावल, जी हां परेश रावल, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही इन्होंने कोरोना का टीका लगाया था। खैर नाज़रीन, आइए बड़ी खबर इस वक्त यूं समझिए कि आसाम और बंगाल के इलेक्शन को लेकर आ रही है। आसाम और बंगाल के पहले मरहले में जबरदस्त वोटिंग हुई, यानी लोगों ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आसाम की खबरें आ रही है कि 72% और मगरिबी बंगाल की खबरें आ रही है कि 80% वोटिंग हुई है। यानी लोगों ने बढ़ चढ़कर आसाम और मगरिबी बंगाल में जो इलेक्शन हुआ, पहले मरहले की कल वोटिंग हुई, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आसाम में 72% और बंगाल में 80% वोटिंग का फीसद रहा है। वहीं पर मोदी जी ने बांग्लादेश का दौरा किया तो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता कल प्राइम न्यूज बनाया था, मोदी जी ने जो वहां पर जाकर फेंका है, मैंने पूरी तरीके से आपको बताया था। लेकिन अब मोदी के दौरे पर जहां पर सोशल मीडिया पर आम जनता कमेंट कर रही है, वहीं पर अब आम जनता के साथ साथ ममता बनर्जी ने भी कमेंट करते हुए ये कहा कि दरअंदाजी पर बोलने का हक नहीं है। क्योंकि मोदी के बांग्लादेश दौरे पर ममता दीदी ने कहा कि फिर अब मोदी जी आपका वीजा क्यों ना मनसूख किया जाए, क्योंकि आपका भी वीजा मनसूख किया जाना चाहिए। आपने भी बंगाल का दौरा किया है और बंगाल इलेक्शन के मौके पर मोदी ने बांग्लादेश के 3 रोजा दौरे पर, दूसरी तरफ तो वो बंगाल में बांग्लादेशी दरअंदाजी का इल्जाम लगा रहे हैं और मगरिबी बंगाल की वजीर आला तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता दीदी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश के दौरे पर सख्त हमला करते हुए कहा कि उन्होंने खड़गपुर में एक इंतखाबी रैली में कहा है कि जब एक बांग्लादेशी फनकार ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में टीएमसी की रैली में हिस्सा लिया तो बीजेपी ने बांग्लादेश हुकूमत से बात की और उनका वीजा मनसूख कर दिया। तो अब बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं और आप बांग्लादेश जा रहे हैं और किसी खास तबके से वहां वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी फिर आपका वीजा क्यों मनसूख नहीं किया जाना चाहिए? आपका भी वीजा मनसूख किया जाना चाहिए। खैर, आखिरी खबर इस वक्त आ रही है कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी माने जाते हैं, वो भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए और सचिन तेंदुलकर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने हाल ही में रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज खेलकर वापस आने के बाद अपना कोरोना टेस्ट कराया था और हफ्ते के रोज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।